नमस्कार साथियों। हमारा चैप्टर चल रहा था पदार्थों में परिवर्तन, जिनको हम देख लिए थे। और फिर हम देख रहे थे आगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, वो हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने क्लास तो कर भी ली है पूरी। दूसरी क्लास में हम मतलब नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, और जिसमें भी पहली जो अभिक्रिया होगी हमारी वो होगी संयोजन अभिक्रिया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे नए उत्पाद का निर्माण करेंगे तो नए उत्पाद का निर्माण कैसे कर रहे हैं, जैसे दो पदार्थ आपस में मिलकर कर रहे हैं, और जब मिलने की जहाँ पर प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है योगात्मक अभिक्रिया। तो इसको क्या, इस अभिक्रिया को और कौन सा नाम दे सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। और योगात्मक अभिक्रिया को प्यार से बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो देखो इसमें होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ही बात करते हैं, जैसे H2+S, जैसे H2+S की बात करते हैं तो बनेगा क्या, देखो एक पदार्थ ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पर बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। जैसे SO2+O2 हो जाएगा हमारे पास, SO2+O2। इससे क्या बनाई जा सकती है, इससे बनाई जा सकती है जैसे SO2+O2 की जैसे ही बात करेंगे, दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, SO3 बनाएंगे, SO3 बनाएंगे। तो इसको रस समीकरणीय गुणांक के आधार पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, यानी कि हल करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2, और 2 दूनी 4, मतलब 6 होगी। और जो हमारे पास सल्फरों की जो सल्फराणों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी है, हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर मैं कितने लगा दूँ, 2 लगा दूँ, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगे, और हो क्या जाएगा, 1 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सल्फर के अणु हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो रस समीकरणीय गुणांक होता है उनके आधार पर इनको हमने संतुलित भी कर दिया। तो ये किसका उदाहरण हो गया, कॉम्बिनेशन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एक बात, और दूसरी बात हमने फिर इसका उदाहरण देखा, और एक उदाहरण और देख लेते हैं, Zn2+O2। तो इसे क्या बन सकता है, इसे बन सकता है 2ZnO, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2ZnO क्या बन सकता है, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गए। तो ये किसकी बात हो गई। और एक उदाहरण हमारे पास और होता है प्यारा सा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना हो गया, देखो CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसको हम पानी में मिलाएंगे, यानी कि इसको बुझाने के लिए, जैसे बुझाने के लिए पानी में मिलाएंगे, बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा ये। तो इसको बोलेंगे Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास कैसा चूना हो जाएगा, बुझा हुआ, क्योंकि इसमें जल की मात्रा हमने इंक्लूड कर दी, शामिल कर दी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो जाते हैं साथियों। तो ये हमारे पास कैसी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। फिर हम देखते हैं, हम एक अभिक्रिया इसके साथ ही ले लेते हैं, कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। तो देखो ये वियोजन अभिक्रिया, दूसरे नंबर की जो अभिक्रिया हो जाएगी वो आ जाएगी वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें देखो, इसमें तो संयोजन हो रहा है, मतलब दो पदार्थ जुड़ रहे थे। इसमें क्या होगा, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, और अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो इसको देखते हैं हम, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, जो अभिकारक होते हैं, अभिकर्मक नहीं, अभिकारक जो होते हैं, ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद दे देते हैं टूट कर। तो ये कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। अगर आप नोट कर रहे हो तो ऐसे करिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अगर बात करते हैं, देखो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास,
उदाहरण की बात करते हैं तो कैल्शियम CaCO3 होता है। तो इसे क्या बनाया जा सकता है, इसे ऐसे बनाया जा सकता है, देखो एक तो हो जाएगा हमारे पास CaO मतलब चूने का सूत्र हो जाता है, और दूसरा हमारे पास 2 ऑक्सीजन बच गए तो क्या हो जाएगा CO2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दो क्या प्राप्त हो गए हमें, प्रोडक्ट। जैसे 2 प्रोडक्ट प्राप्त हो गए, ये हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट। ये बात हो गई यहाँ तक। तो देखो वियोजना विक्रिया की बात करते हैं, इसे अपघटना विक्रिया भी कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही कहलाती है, प्यार से जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब एक कला अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है, क्या कहलाता है, वियोजना विक्रिया कहलाती है। तो हमारे पास उदाहरण हो गया कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही अपघटित करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, CaO और CO2 बनेगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं, HCl। तो HCl की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें 2H+2 क्या हो जाएगा, H2 और Cl2 प्राप्त हो जाएगा। तो H2 Cl2 प्राप्त हो जाएगा तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, संतुलित। तो 2 इधर 2 इधर, मतलब तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक, जिससे ये क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, अपघटना विक्रिया। अब देखो अपघटन जो विक्रिया होती है ये होती है 3 प्रकार की। ये जो विक्रिया होती है वियोजना विक्रिया या फिर अपघटना विक्रिया, ये होती है 3 प्रकार की। तो हम देखते हैं अपघटना विक्रिया के प्रकार। और ये अपघटना विक्रिया के जो प्रकार होते हैं, यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं। देखो हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि अपघटना विक्रियाओं के प्रकार। जो अपघटना विक्रिया के जो प्रकार होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार की। पहला जो इसमें होता है वो होता है उसमें अपघटन, कि अपघटन किन किन के द्वारा संभव हो सकता है। तो जो पहला अपघटन होता है वो होता है उष्मीय, यानी कि उष्मा के द्वारा क्या होगा, अपघटन, उष्मीय अपघटन। अब देखो अपघटन का मतलब होता है टूटना या तोड़ना। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी अपघटन जिसमें क्या होगा, पदार्थों का वियोजन उष्मा या ताप के कारण होता है, उसमें अपघटन कहलाता है। देखो KClO3 होता है हमारे पास, KClO3। अब इससे क्या बनाया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ताप की बात करेंगे, यानी कि उष्मीय अपघटन की यहाँ पर बात हो रही है। और उष्मीय अपघटन की बात हो रही है मतलब ताप की बात हो रही है, ताप या उष्मा देकर किसी पदार्थ को तोड़ना। तो ये किसका उदाहरण हो जाता है, उष्मीय अपघटन का उदाहरण हो जाता है। देखो इसमें क्या होगा, हम इसको तोड़ते हैं, जैसे KCl हो गया हमारे पास, और इसमें क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊँ, इसको अगर संतुलित करना होगा तो मुझे यहाँ भी क्या करना होगा, यहाँ पर 3 क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर तो कितने हैं, 2 ही है। लेकिन यहाँ पर KCl कितने हैं, KCl यहाँ पर एक, ये तो संतुलित है लेकिन ये संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 2। जैसे ही 2 लगाऊंगा तो मुझे यहाँ भी क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। और यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो कुल मिला के यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने लगा दूंगा मैं, 3 क्या लगा दूंगा, रस समीकरणीय मितीय गुणांक लगा दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास ये जो समीकरण होगा या विक्रिया होगी ये क्या हो जाएगी, समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो ये बात होगी किसकी, उष्मीय अपघटन की। जो दूसरा नंबर का हमारे पास होता है, देखो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक उदाहरण आजकल अभी ग्रुप डी के एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि उत्फुलन क्या होता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट होता है, जैसे डाउन सोडा, इसका उत्फुलन क्या होता है, वॉशिंग सोडा का उत्फुलन। ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि वॉशिंग सोडा का उत्फुलन। अभी उत्फुलन क्या होता है, उत्फुल्लन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो Na2CO3 हमें मालूम होना चाहिए कि सोडियम डाउन सोडा जो वॉशिंग सोडा होता है यानी खाने का सोडा, वॉशिंग का मतलब धोने का सोडा, Na2CO3.10H2। ये जो हमारे पास सूत्र होता है ये किसका होता है, ये जो सूत्र होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2। अब इसमें उत्फुल्लन का मतलब क्या होता है, उत्फुल्लन का मतलब ये होता है कि जैसे ही इसको ताप देंगे, तो ये हमने दे दिया इसको क्या, ताप, और जैसे ही हम इसको ताप देंगे तो होगा क्या, फाइनली ये होगा Na2CO3.H2O प्लस 9H2O। ये जो प्रक्रिया होती है, ये पूरी प्रक्रिया होती है, कुल मिला के एक अणु इसमें शामिल रहेगा और जो 9 अणु होंगे वो बाहर चला जाएगा। इसको बोलेंगे इल्फ्लोरेशन। क्या बोलते हैं, इल्फ्लोरेशन।
दूसरी बात उत्प्लवन इसको बोला जाता है। जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ग्रुप डी की या फिर रेलवे की एग्जाम हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि वॉशिंग सोडा का उत्प्लवन किस प्रकार से संभव हो सकता है। तो जिसका हमारे पास आंसर था वो कुछ इस प्रकार था कि सोडियम वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, और 10H2O को जैसे ही हम ताप देंगे तो ताप देखिए होगा क्या, ये अपघटित होगा, मतलब टूटेगा उसमें अपघटन के रूप में, और जिसमें होगा क्या 9H2 के 9 बार और एक H2 इसके साथ रहेगा। तो ये क्या होता है, सोडियम वॉशिंग सोडा का उत्प्लवन हो ये होता है। अब एक और देख लेते हैं, हमारे पास FeSO4 की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, अब देखो इधर हमारे पास ये FeSO4 फेरस सल्फेट। तो सल्फेट की जैसे ही बात करते हैं तो इसमें देखो सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे किसके आधार पर, रसायन समीकरणीय मित्तीय गुणांकों के आधार पर इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो कैसे करेंगे संतुलित, देखो आप इधर देखिए 3 और 2 5 और 3 यहाँ पर कितने हो गए 8 हो गए। तो मैं सबसे पहले तो इधर 2 लगाऊंगा तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 8, ये बात। अब देखो यहाँ पर आयरन कितने हैं 2 हैं, हमने इसको पहले भी संतुलित किया था ऑक्सीजन की संख्या, और सल्फर की यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएगी एस की संख्या हो गई 1 2, तो एक ये रही और एक ये रही। तो ये जो समीकरण हो जाएगी संतुलित हो गई। तो हमारे पास ये था, ये किसका उदाहरण था, उसमें अपघटन का। दूसरे नंबर की हम देखते हैं यहाँ पर प्रकाशीय अपघटन। देखो जब बात करते हैं उसमें अपघटन की तो हमारे पास ये चिन्ह आपको दिया हुआ होगा एग्जाम में, और आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। लेकिन जब बात करते हैं प्रकाश की तो वहाँ पर लिखा होगा कि सूर्य का प्रकाश या फिर hν ऐसे लिखा होगा आपके सामने। तो ऐसे कुछ इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि ये किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार की अपघटन की ये उदाहरण होता है। तो देखो जब पदार्थों का अपघटन प्रकाश के कारण होता है तो ये कौन सा अपघटन हो जाएगा, प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा। कि पदार्थों का अपघटन जब प्रकाश के कारण होता है तो ये कौन सा अपघटन हो जाएगा, प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा। और देखो इसकी बात करते हैं उदाहरण की, जैसे एक उदाहरण हमारे पास होता है AgCl। तो देखो AgCl हो गया, अब AgCl से बन जाएगा एक तो Ag2 प्लस Cl2। ये तो दो तरफ दोनों तरफ क्या होंगे, दो होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लगा देंगे, रस समीकरणीय मित्ता गुणांक 2 लगा देंगे, जिससे ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये मालूम चाहिए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो H नहीं हो जाएगा या फिर सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो साथियों ये देखो हमारे पास प्रकाशीय अपघटन की क्या हो जाएगी, अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और देखो AgBr हो गया, जिसको भी हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। देखो AgBr हो गया, AgBr की बात करते हैं HNO की उपस्थिति में तो क्या हो जाएगा 2Ag Ag2 और Br2। तो ये यहाँ पर 2 लगा दूंगा मैं, तो जिससे समीकरण क्या हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास अब उसमें अपघटन प्रकाशीय अपघटन, जो तीसरी हमारे पास नंबर की होती है वो होती है विद्युतीय अपघटन। जैसे हम विद्युत अपघटन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अपघटन करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होगी। जब अपघटन अभिक्रिया में पदार्थों का वियोजन विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है, इसे क्या कहा जाएगा, विद्युतीय अपघटन कहा जाता है। ठीक है, देखो जैसे विद्युत धारा का प्रवाह की बात करते हैं तो हम देखते हैं NaCl अपने आयनों में टूट जाता है Na+ और Cl-। तो मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ उदाहरण कि Na जो Cl होगा वो कैसे टूटेगा, यहाँ पर विद्युत अपघटन विद्युत धारा का क्या होगा, प्रभाव होगा, और जैसे ही प्रभाव होगा तो Na+ और प्लस Cl- में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, यानी कि अपघटन हो जाएगा इनका NaCl का, किसमें, धारा की उपस्थिति में Na+ और Cl-। देखो इसके आधार पर हम देखते हैं KCl होगा, ये भी किस अवस्था में होगा, एक्वस अवस्था में होगा, और जब KCl होता है वो भी किस अवस्था में होगा, एक्वस अवस्था में होता है। तो इसका भी किसकी उपस्थिति में कराएंगे, धारा यानी करंट की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो K+ और प्लस Cl- इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस पदार्थ की जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन नहीं होता, जलीय धारा का यानी कि किस जलीय विलयन में, देखो कि किस पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। देख लो सामने वाले ने पहले ही बात कर दी कि जलीय विलयन, विलयन तो कैसा रहेगा, जलीय रहेगा। तो इसमें तो कोई दो राय वाली या कन्फ्यूजन वाली कोई बात है नहीं कि भाई विलयन कैसा रहेगा, विलयन तो जलीय ही रहेगा। लेकिन इसमें देखो उदाहरण जो दिए थे उसने वो दिए थे NaCl, CuSO4, NaOH, C6
H12 में O6। ये जो कुछ हमारे पास उदाहरण थे इस प्रकार से। तो देखो इसमें क्या बोला कि निम्न में से पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। देखो इसमें धारा का प्रवाह किस में से नहीं होगा, NaCl में तो होगा, क्योंकि NaCl में जैसे ही धारा का प्रवाह करेंगे तो ये टूटेगा किसमें, Na+ और Cl- में ये टूटेगा। और देखो Cu+2 है, ये CuSO4 है, इसमें भी क्या होगा, ये भी किस में टूट जाएगा, कॉपर सल्फेट जो होगा ये किस में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा, Cu+ में टूट जाएगा और SO4- में ऐसे टूट जाता है ये, ठीक है। फिर देखते हैं NaOH, तो Na क्या किस में टूटेगा, प्लस में, प्लस OH किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। लेकिन ये ग्लूकोज जो होता है ये किसी में नहीं टूटेगा। कुल मिला के जो धारा का प्रवाह होगा इसमें नहीं होगा, धारा का प्रवाह हो सकता है लेकिन इसमें क्या नहीं होगा कि ये अपघटित नहीं होगा, किसके द्वारा, धारा के द्वारा। तो ये हमारे पास क्या हुआ साथियों, अपघटन के प्रकार हो गए। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा 3 प्रकार की होती है, विद्युतीय, प्रकाशीय और उष्मीय। उष्मा में क्या होगा, ताप के द्वारा अपघटन होगा। प्रकाश में क्या होगा, प्रकाश के द्वारा होगा। और विद्युत में किसका होगा, करंट के द्वारा अपघटन होगा, जिसका उदाहरण हमने अच्छे से देख लिया और ये प्रश्न भी हमने देख लिया कि इसमें C6H12 में ग्लूकोज जो होता है इसमें क्या होगा। अब एक अभिक्रिया और देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछी हुई है कि दी गई अभिक्रिया का प्रकार है। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि दी गई अभिक्रिया का प्रकार है NaCl+H2। देखो NaCl+, अब आप जैसे ही आपको ये सामने अभिक्रिया आएगी तो यहाँ पर देखो करंट लिखा हुआ होगा, करंट का मतलब होता है धारा। और देखो इसमें क्या होता है, दी गई अभिक्रिया प्रकार है, ये प्रश्न आया था एग्जाम में। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको देखते ही ये मालूम होना दिखेगा कि इसमें जो अभिक्रिया का प्रकार होगा कि इसमें लिख रहा है भाई कि कैसा हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगी कैसी, विद्युत, यानी विद्युत अपघटन का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि यहाँ पर बनेगा NaOH + Cl2 + H2। देखो NaOH यहाँ पर बनेगा NaOH + H2 + Cl2। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता यह है कि NaCl+H2 की अभिक्रिया जब करवाई जाती है इन दोनों की करंट की उपस्थिति में, तो होता क्या है, NaOH बन जाएगा, ये Na यहाँ से OH जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर क्या बच जाएगा, H बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर Cl2 बन जाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर बनता क्या है, फाइनली यहाँ पर 2 बन जाएगा, तब ये संतुलित अभिक्रिया कैसी होगी, संतुलित होगी, क्योंकि NaOH की संख्या 2 होगी तो यहाँ पर इधर भी 2 ले लेंगे तो ऐसी ये संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि ये अभिक्रिया किस अपघटन का उदाहरण होती है, तो ये विद्युत अपघटन का उदाहरण नहीं होती, इसमें बनता है क्लोरीन और क्षार। देखो ये रही हमारे पास क्षार, ये रही हमारे पास क्लोरीन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो उदाहरण होता है किस प्रकार का उदाहरण, जरूरी नहीं है कि करंट जहाँ पर लिखी हुई हो वहाँ पर विद्युत अपघटन ही हो, जरूरी ये है कि हम किस प्रकार उसको देखते हैं, किस प्रकार समझते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्लोर क्षार, ये क्लोरीन, ये क्षार हो गया, अभिक्रिया ये पूरी संपन्न होती है, तो इस प्रकार इसको हम बोल सकते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो ये बात हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम तीनों रूपों में देख लिया। अब हम देख लेते हैं मंद अभिक्रिया। अब ये मंद अभिक्रिया का क्या सीन है, देखो मंद अभिक्रिया की बात करते हैं तो नाम से स्पष्ट है, मंद अभिक्रिया, मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ वर्ष लग जाते हैं, क्या होती है, मंद अभिक्रिया में शामिल होती है। तो जैसे ही हम मंद अभिक्रिया की बात करते हैं तो देखो इधर मंद अभिक्रिया हो गई, और अगर मंद अभिक्रिया की बात करते हैं तो मैंने आपको इसकी परिभाषा तो बता दी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूरा संपन्न होने में कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ बरस लग सकते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध का दही में बदलना कुछ घंटों में होता है, ये नहीं कि सेकंडों में हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि दूध का दही में बनना, देखो मंद अभिक्रिया की बात करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कुछ घंटे हो जाएगी, कुछ दिन हो जाएंगे, या फिर कुछ महीने हो जाएंगे, या फिर कुछ वर्ष हो जाएंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, मंद अभिक्रिया कहलाएगी। और अब उदाहरण की बात करते हैं तो दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना मतलब कुछ घंटों का प्रोसेस होता है ये, ठीक है। एक बात,
दूध का दही में बदलना कुछ घंटों का प्रोसेस होता है। जैसे संचारण, हमने पहले भी देखा इसको, संचारण यानी कि जंग, लोहे पर जंग लग रहा, तो इसमें क्या है, कुछ वर्षों का समय लग जाता है, कुछ महीने के साथ साथ कुछ वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे किण्वन हो गई, और अंधेरे में H2 + Cl2 की क्रिया, देखो किण्वन हो जाएगा, ये 3 नंबर 4 नंबर। अब ये देखो आप, अंधेरे में H2 व Cl2 की अभिक्रिया। अब इसमें क्या हुआ था, देखो जब बीजमैन नामक वैज्ञानिक था, कौन सा वैज्ञानिक था साथियों, बीजमैन। इसने क्या किया, बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि हाइड्रोजन व क्लोरीन की अभिक्रिया करवा के इन दोनों को कंपोजिट, बीजमैन नामक ने क्या किया, इन दोनों को साथ रखा कहाँ पर, अंधेरे में। यानी कि इसकी अभिक्रिया करवाने के लिए इनको अंधेरे में रखा, और कितने साल तक प्रयोग किया, 13 साल तक इनको क्या किया, अंधेरे में ही रखा। और दूसरी बात, जब तक ये अंधेरे में रही है H2 और Cl2, इनसे क्या नहीं हुई, अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई। जैसे ही इनको 13 साल बाद में क्या हुआ कि इसको पता चला कि बीजमैन को कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्रयोग कर रहे हैं 13 साल से हमने कुछ भी इनका रिजल्ट प्राप्त नहीं किया, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, ताकि एक बार इसको क्या किया जाए, प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, यानी कि इनका जो रिएक्ट होगा वो क्या होगा। तो बीजमैन ने इनको क्या किया, जब जैसे ही 13 वर्ष बीते, तो अंधेरे से क्या किया, इनको प्रकाश में लाया। जैसे ही प्रकाश में लाया तो ये अभिक्रिया होती है, ये H2 और Cl2 की जो अभिक्रिया थी वो तुरंत प्रभाव से क्या हो जाती है, रिएक्ट होकर रिएक्शन में परिवर्तन हो जाती थी, हो गई थी। तो ये प्रयोग जो था अंधेरे में H2 और Cl2 की जो अभिक्रिया किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, बीजमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, ठीक है। और देखो इसके बाद हम देखते हैं मंद में कुछ समय, कुछ घंटे, मतलब कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष लग जाते हैं। लेकिन साथ के साथ हम ये भी देख लेते हैं कि एक अभिक्रिया हमारे पास होती है तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है साथियों, तीव्र अभिक्रिया, यानी कि फास्ट अभिक्रिया। और जैसे ही फास्ट अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो फास्ट का मतलब होता है कुछ सेकंड, कुछ मिनट, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद प्राप्त होने में क्या हो जाए, कुछ 1 सेकंड से कम, अथवा 1 सेकंड अथवा कुछ मिनटों का समय लगता है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि क्या होगा, 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम समय लग जाए, या फिर 1 सेकंड का समय लग जाए, या फिर 1 सेकंड या अथवा 1 सेकंड मतलब 1 मिनट का समय लग जाए, 1 मिनट का समय लग जाए, या फिर कुछ मिनटों का क्या लग जाए, कुछ मिनटों का क्या लग जाए, समय लग जाए। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है साथ ही वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तीव्र अभिक्रिया ये होती है। तो इसका अगर उदाहरण की बात कर लेते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में H2 + Cl2 की क्रिया, जो अभी हमने बात की थी कि बीजमैन ने जिन प्रोडक्ट्स, जिन उत्पादों को या अभिकर्मों को वो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी चाहिए थी, लेकिन 13 वर्षों तक उन्होंने अंधेरे में रखा, लेकिन ना तो कोई अभिक्रिया हुई, ना कोई प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो प्रकाश की उपस्थिति में बात करते हैं तीव्र अभिक्रिया की, तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 की जैसे अभिक्रिया करवाती है तो ये कुछ ही सेकंड में क्या हो जाती है, 1 सेकंड के आसपास ही क्या हो जाती है, अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है प्रकाश की उपस्थिति में वो बनता है HCl। तो देखो H2 + Cl2, और जो हमारे पास HNO की उपस्थिति में बनता है प्रोडक्ट, तो वो बन जाता है HCl, जिसको लगा देंगे 2, यानी कि सर समीकरण में T गुणांक लगा देंगे। तो ये अभिक्रिया आपके सामने कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी साथियों, तीव्र जो अभिक्रिया होती है हमारे पास कुछ इस प्रकार की होती है। और प्रकाश संश्लेषण की जैसे ही बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, हमने पहले भी देखा था कि 6CO2 + 12H2O, इसकी अगर अभिक्रिया क्लोरोफिल या फिर HNO की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एक तो ग्लूकोज का अणु, और एक हमें 6CO2 आता है, और एक 6H2O हमें प्राप्त हुआ था। इनको हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये कुछ अभिक्रिया हमारे सामने होती है। और देखो फिर हम देखते हैं आयनित, फास्ट अभिक्रिया में ही बात कर रहे हैं, फिर देखते हैं आयनिक अभिक्रिया। अगर आयनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है साथ में, देखो इसमें होता है HCl और NaNO3। AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है हमारे पास, और सोडियम नाइट्रेट होता है, यानी कि AgCl। देखो AgCl, अब ये जो AgCl + सोडियम नाइट्रेट होता है, यानी कि NaCNO3 और AgCl, इसमें क्या होता है, इसमें साथ ही हो जाए मतलब सिल्वर नाइट्रेट इसमें बन जाता है, और दूसरी बात NaCl हमें प्राप्त होता है। देखो इसमें क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट तो बन जाएगा, और ये दोनों क्या कर लेंगे, रिएक्ट करके NaCl बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है साथियों, ये तीव्र अभिक्रिया में शामिल की जाती है। और दूसरी बात सजीवों में शोषण, तो सजीवों में जो शोषण होता है वो भी फास्ट तरीके से होता है, तीव्र अभिक्रिया के साथ
होता है। तो शोषण यानी कि किन में शोषण, सजीवों में शोषण। तो ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी। तो सजीवों में शोषण की बात करते हैं तो क्या होगा, तीव्र विक्रियाओं के साथ संपन्न होता है। ये बात हो गई किसकी, यहाँ पर तीव्र विक्रिया की और मंद विक्रिया की, जो कि अच्छे से आपको समझ में आ भी गई होगी। अब हम देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोष्य विक्रिया। और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोष्य विक्रिया की बात करते हैं तो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का मुक्त होना और शोष्य का मतलब होता है ऊष्मा का शोषण होना यानी कि ग्रहण करना। तो हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा का यानी ऊष्मा निकलेगी, उत्पाद के साथ क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा निकलेगी। तो हम देख लेते हैं क्या, दोनों विक्रियाओं के साथ साथ देखेंगे। पहली जो अभिक्रिया होगी हमारे पास वो होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जो दूसरी मेरे पास अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है, देखो साथियों, दोनों को कंपेयर करके हम पढ़ेंगे। इसमें तो ऊष्मा क्या होगी, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ क्या होता है, ऊष्मा भी मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक बात अब देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, उत्पाद के साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है। ये बात हो गई किसकी, ऊष्माक्षेपी की। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अभिक्रिया होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के साथ क्या होगा, ऊष्मा का अभिकारक के साथ क्या होता है कि अभिकारक के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, जिससे प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि अभिकारक क्या कर लेते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ये जो इसमें क्या होगा कि अभिकारक जो होते हैं हमारे पास, अभिकारक ये क्या करते हैं, ऊष्मा का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक ऊष्मा अभिकारक ऊष्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक अभिकारक अपने आप में टूटेंगे नहीं, तो जिससे क्या नहीं होगा, हमें प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा। तो देखो इसमें फिर से कंपेयर करते हैं कि उत्पाद के ऊष्माक्षेपी की बात करते हैं। क्षेपी का मतलब होता है शोष निकलना, ऊर्जा का निकलना। शोषी का मतलब होता है ऊर्जा का शोषण। तो इसमें क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ऊष्माशोष्य अभिक्रिया कहलाती है। और देखो इसमें उदाहरण की बात करते हैं तो ईंधन का दहन, अगर बात करते हैं उदाहरण की, तो इसमें क्या होगा, ईंधन का दहन। जैसे ईंधन का दहन होगा मतलब ऊष्मा जलेगी, प्रोडक्ट भी प्राप्त होगा और ऊष्मा भी निकलेगी। सजीव में शोषण होगा, और बिना बुझे चूनों को जब जल में प्रवाह करते हैं, देखो सजीव में शोषण हो जाएगा, सजीव में शोषण हो जाएगा। और जो बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझे हुए चूने में जल का प्रवाह है। जैसे जल का प्रवाह करते हैं, कभी आपने देखा होगा, बहुत किया होगा प्रयोग भी आपने, कि इसमें क्या होता है, जब आप क्या करते हो कि जब चूने को, बिना बुझे चूने को पानी में डालते हो तो इसमें क्या होता है, गैस निकलती है। वो गैस नहीं होती है एक्चुअली में, क्या होता है, जब वो गरम गरम भाप होती है उसको बोला जाता है ऊष्मा। और उसमें क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट होता है, मतलब ये जो होता है क्या, बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या करता है, अपने आप में उत्पाद तो बना ही लेता है, जिससे, और लेकिन साथ साथ क्या कर देता है, ऊष्मा भी रिलीज कर देता है। और जैसे दलदल में किण्वन, देखो दलदल में किण्वन, दलदल में किण्वन हो गया। और दूसरी बात एक और हम देख लेते हैं कि शैवाल ब्लूम, ये क्या होता है, एल्गी ब्लूम। ये जो शैवाल ब्लूम होता है, ये क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि बारिश के पानी में, तालाब में कई बार क्या हो जाता है, काई जमा हो जाती है। काई को ही क्या बोलते हैं, शैवालों का ब्लूम बोलते थे। जिससे क्या होता है कि पहले एक छोटे से स्थान पर काई का जमाव होता है, फिर क्या होता है कि कुछ ही दिनों बाद पूरे तालाब में क्या हो जाएगा, शैवालों का ब्लूम हो जाएगा। मतलब सारे तालाब में, सारे तालाब में काई का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे ही बात करते हैं शैवाल ब्लूम की, तो ये क्या होता है कि बारिश के समय तालाबों में क्या जम जाती है, काई का जमाव हो जाता है, जो कुछ ही दिन बाद पूरे तालाब में क्या हो जाता है, काई हो जाती है, जमा हो जाती है। तो ये तो हमने बात कर ली ऊष्माक्षेपी की, हमने इसकी भी साथ साथ बात की है, लेकिन सबसे पहले इसके उदाहरण की बात कर लेंगे। क्योंकि ये तो देख लिया कि इसमें क्या होता है,
इसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के द्वारा उष्मा का क्या किया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे संगमरमर का तापीय अपघटन, संगमरमर का तापीय अपघटन जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, संगमरमर का सूत्र होता है, ठीक है। तो संगमरमर का तापीय अपघटन, देखो संगमरमर का तापीय अपघटन, तो संगमरमर का सूत्र आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोला जाता है, CaO + HCO2। देखो संगमरमर का तापीय अपघटन देखते हैं तो CaO + कार्बोनेट CO2 सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है, यहाँ पर रिलीज होते हैं। और जैसे अमोनिया का, देखो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, अमोनिया का निर्माण कैसे होता है आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनिया होती है इसका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। जैसे N2 ले लिया हमने, H2O ले लिया, N2 ले लिया हमने प्लस 3H2O ले लिया। अब इसमें क्या होता है, देखो आप NH3 होगा यहाँ पर, अमोनिया का मतलब होता है NH3। तो कौन सी प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है, पहली बात तो हमें मालूम होना चाहिए कि हैबर प्रक्रम के द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया को प्राप्त किया जाता है हैबर प्रक्रम के द्वारा। अब इसमें क्या होगा, इसमें अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब इसको आप संतुलित कर सकते हो कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर तो 3 ही है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ये 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी और यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे पास क्या था, ये भी हो गया। अब इसमें देख लेते हैं डिहाइड्रेशन, ये क्या होता है, देखो साथियों डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण का मतलब होता है कि शरीर में या फिर कहीं भी जल की क्या हो जाती है, कमी। तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। तो जैसे वॉशिंग सोडा का पूर्ण निर्जलीकरण कर दिया जाता है तो क्या होता है, जैसे वॉशिंग सोडा का अभी हमने उत्फुलन देखा था, इसमें एक H2 अणु को वॉशिंग सोडा के साथ जोड़े रखा था और 9 जो H2 के अणु थे उनको बाहर निकाल दिया था। लेकिन जैसे ही पूर्ण निर्जलीकरण हो जाता है तो इससे क्या होगा कि देखो इसमें, देखो इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। देखो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की जैसे ही बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे वॉशिंग सोडा का पूर्ण क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। पूर्ण निर्जलीकरण का मतलब ये होगा कि इसमें जो 10 H2 होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का पूर्ण निर्जलीकरण कैसे होगा, जैसे इधर देखिएगा आप Na2CO3.H2O, इसमें क्या होता है, जैसे वॉशिंग सोडा का पूर्ण जल अपघटन कैसे करेंगे, इसको गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 + 10 H2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अणु हो जाएंगे किसके, जल के, 10 के 10 क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाएगा। और दूसरी बात ये बच जाता है Na2SO3, ये इसको क्या बोला जाता है, सोडा आस, इसको क्या बोलेंगे, सोडा आस, क्या बोलेंगे, सोडा आस। अब ये सोडा आस क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, सोडा आस बोलते हैं। सोडा आस का मतलब क्या होता है, कभी नाम सुना है, इसका मतलब होता है राख, क्योंकि बची हुई जो भी बच जाएगा इसको बोलते हैं सोडा आस, जिसको बोलते हैं राख। राख आपने सभी ने देखी होगी, नहीं देखी तो आप जहाँ पर रोटियाँ पकाते हो वहाँ पर होती है राख, देख लेना एक बार। तो Na2CO3.H2 की बात करते हैं, जिसको हम करेंगे गर्म, और जैसे ही गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा Na2CO3 + 10 H2 अणु बाहर निकल जाएंगे, कुल मिला के पूर्ण निर्जलीकरण हो जाता है, जिसको जो बचा हुआ हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं सोडा आस, ठीक है। फिर देखते हैं कि वॉशिंग सोडा का अगर आंशिक 2 प्रकार से देखेंगे डिहाइड्रेशन को आप, हम पहला तो देख लिया हमने क्या, ये इस प्रकार से, और जो दूसरा देखेंगे वो इस प्रकार से देखेंगे कि इसका क्या होगा, आंशिक डिहाइड्रेशन, आंशिक निर्जली। तो इसमें क्या होता है साथियों, आंशिक निर्जलीकरण की बात करते हैं तो क्या होगा, आंशिक का मतलब होगा एक H2 अणु तो इनके साथ रहेगा, किनके, सोडियम वॉशिंग सोडा के साथ,
और जो बाकी रहेगा 9H2 बाहर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया हमारे पास Na2SCO3 10H2, इसको करेंगे गर्म, जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा Na2SO3 डॉट H2O, बच गई कितनी 9H2O। इसको बोलते हैं क्या, इसी को तो बोलते हैं इन्फ्लेशन यानी कि उत्फुलन। ये तो प्रश्न पूछा गया था ग्रुप डी रेलवे में, उत्फुलन। ठीक है, अब देखो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, यानी कि जिप्सम से किसका निर्माण करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये उदाहरण भी आपको जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो साथियों, इसमें क्या होगा, जैसे जिप्सम है हमारे पास, जिप्सम का सूत्र आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जो होता है हमारे पास, ये होता है जिप्सम का सूत्र। और जैसे ही जिप्सम का सूत्र होता है तो इससे हमें पता होना चाहिए कि अगर H2 अणु बाहर निकल जाएगा तो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, जिसको हम बोलते हैं क्या, पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमें कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये क्या होता है, देखो ये जो हमारे पास है ये होता है जिप्सम। और अगर इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, बच गया क्या प्लस 1/2 1 से ही 1/2 H2O। ये हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, ये हमारे पास हो जाएगा डेट जल का अणु बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हाफ H2O का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमने जो बात की थी कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, तो हमें सबसे पहले 373 केल्विन तापमान मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जो होता है वो जिप्सम का सूत्र होता है। लेकिन जैसे ही इसमें से डेढ़ अणु बाहर निकल जाएगा, हाफ इसमें जुड़ जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। फिर हम देखते हैं कि जिप्सम के क्या होगा कि मर्द तापित प्लास्टर कैसे प्राप्त हो सकता है। मर्द तापित प्लास्टर का मतलब आप जानते हो क्या होता है कि मर्द तापित का मतलब होता है कि जो 2H2 अणु होते हैं जिप्सम में, देखो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 होता है प्लस डॉट 2H2 होता है। अब इसमें 473 केल्विन तापमान अगर ले लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे बन जाएगा CaSO4 डॉट प्लस 2H2। ये दोनों के दोनों जल की जो दोनों अणु होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों जल के अणु बाहर निकल जाएंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, मर्द तापित प्लास्टर। इसको क्या बोलते हैं, मर्द तापित प्लास्टर। इसको बोलते हैं मर्द तापित प्लास्टर। और मर्द तापित प्लास्टर इसको बोलते हैं क्योंकि ये तापमान आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम के द्वारा मर्द तापित प्लास्टर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रकार इसका सूत्र हो सकता है। तो CaSO4 जो होगा इसका सूत्र हो जाएगा। और दूसरी बात, इसको बोलते हैं डेड हीटेड प्लास्टर, मर्द तापित प्लास्टर। इसको बोलते हैं डेड हीटेड प्लास्टर। ये जो होता है हमारे पास, इस प्रकार से हम इसको प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुलकीकरण। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, इस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ये लास्ट में हो जाएगा बहुलकीकरण। बहुलकीकरण का मतलब आप समझते हो, जैसे पॉलीथीन का निर्माण होता है बहुलकीकरण के आधार पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया साथियों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के प्रकार जो हमने अच्छे से देख लिया। अब इसके बाद हम देख ले उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें अम्ल व क्षार होगी, जिससे क्या होगा, अभिक्रिया होगी और एक जल कणु बाहर निकलेगा और अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो उदासीन रूप से प्राप्त हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, देखिएगा आप इधर। देखो सबसे पहले देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें देखते हैं क्या, उदासीनी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखो
इसमें होता ही है कि क्या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जैसे अम्ल व क्षार क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एसिड हो गई प्लस यहाँ पर बेस हो गई, यहाँ पर बनेगा साल्ट और यहाँ पर बनेगा वाटर का। इसका मतलब आप क्या समझे, इंग्लिश वाली बात नहीं है, इसमें एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार, साल्ट यानी लवण और वाटर यानी जल हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं क्या कहलाते हैं, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ये शामिल होगा। अब देखो इसमें देखते हैं HCl, ये जो कि हमारे पास क्या है अम्ल हो जाएगा, और एक देखते हैं NaOH। अब HCl भी देखो ये HCl अम्ल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और NaOH जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास क्षार हो जाएगा। ये तो हमारे पास क्षार हो गया, ये हमारे पास अम्ल हो गई। अब इनकी जैसे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, NaCl + H2O का निर्माण हो जाएगा। तो ये बन जाएगा NaCl + H2O। कुल मिला की बात ये हुआ कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है इसमें होता क्या है कि अम्ल व क्षार मिलकर आपस में अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जो कि देखो ये हमारे पास अम्ल है, ये हमारे पास क्षार है, जिसकी हमने ये अभिक्रिया करा दी, ये हमें लवण प्राप्त हो गया है और ये हमें क्या प्राप्त हो गया, जल काणु प्राप्त हो गया। ठीक है, और एक और देख लेते हैं इसमें कौन सा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, ये दोनों क्या है अम्ल है, क्षार है। देखो H2SO4 + CaOH का 2H, ये हमारे पास क्या है क्षार हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया अम्ल हो गया। जिसकी जैसे ही हम इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो कैल्शियम सल्फेट और जलकाणु प्राप्त होता है, CaSO4 + H2O। और जैसे ही H2O की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या देखो 2 ये रही 4 हो गई, इधर तो 2 ही है तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा 2 लगा दूंगा। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, तो 4 ये यहाँ से संपन्न हो गई। यहाँ पर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। कुल मिला के बात करते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया की, तो हम कुछ इस प्रकार देखते हैं। अब आपको मैं एक देखो जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी में आपने जेनेटिक्स खूब पढ़ी होगी, खूब करो संकरण करवाया होगा आपने। लेकिन आज हम करेंगे केमिस्ट्री में जेनेटिक्स। कैसे करेंगे केमिस्ट्री में जेनेटिक्स, देखो एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार, एक होता है स्ट्रोंग अम्ल, एक होता है वीक एसिड, और दूसरा होता है क्षार जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रोंग बेस और वीक बेस। तो देखो अम्ल और क्षार, यहाँ पर देख लेते हैं, अम्ल हो गई, यहाँ पर हो गया क्षार। जैसे क्षार की बात करते हैं तो अम्ल देखो अम्ल और क्षार, परबल स्ट्रोंग एसिड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है साथियों, और यहाँ पर हो जाएगा वीक एसिड, ये हो गया। और इसको भी इन 2 रूपों में देख लेंगे, कौन सा, एक तो स्ट्रोंग बेस और एक हो जाएगा हमारे पास कौन सा, वीक बेस, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या करेंगे, इसका संकरण इससे करवाएंगे। आई मेरी बात समझ में, पहले इसका इससे और फिर इसी का अगली वाले से करवा देंगे इससे। देखो ऐसे, इससे इसके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर। अब आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि परबल से जब परबल मिलेगा तो बनेगा परबल, स्ट्रोंग से स्ट्रोंग मिलेगा तो बनेगा क्या, उदासीन। ठीक है, अगर स्ट्रोंग से स्ट्रोंग बढ़ेगा तो लास्ट में फाइनली जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, जैसे 2 योद्धा है, दोनों में क्या है, ये दोनों दो क्या है हमारे पास योद्धा है, और दोनों के पास जो शक्ति है वो कैसी है, बराबर की शक्ति है। तो लास्ट में क्या होगा, ये दोनों यहाँ से इधर थक थका के इधर बैठ जाएगा, इधर थक थका के इधर बैठ जाएगा, कुल मिला के उदासीन हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो यहाँ पर स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस जब मिलेंगे तो हमारे पास जो लवण प्राप्त होगा हमें वो कैसा रहेगा, उदासीन लवण प्राप्त होगा। ये बात हो गई किसकी, उदासीन की। लेकिन देखो यहाँ पर स्ट्रोंग एसिड है और यहाँ पर वीक बेस है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा फाइनली वो कैसा होगा, एसिडिक साल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभाव किसका प्राप्त ज़्यादा है, एसिटिक साल्ट। देखो एसिडिक साल्ट इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोंग एसिड है लेकिन, और वहाँ पर वीक क्या है, क्षार है, लेकिन इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो एसिटिक साल्ट यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन फिर हम देखेंगे क्या, यहाँ पर वीक एसिड और परबल बेस हो जाएगा, तो ये जो साल्ट हो जाएगा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर वीक है और यहाँ पर क्या है, स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग क्या है, यहाँ पर क्षार है, तो ये लवण कौन सा हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिस क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, क्षारीय लवण हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि वीक एसिड और वीक क्या हो जाएगा,
वीक एसिड और वीक अम्ल की जैसे ही अभिक्रिया क्षार की अभिक्रिया हो जाएगी तो यहाँ पर ये जो बनेगा हमारे पास जो साल्ट वो बनेगा उदासीन लवण। कुल मिला के बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो भी उदासीन होगा, कम से कम बढ़ेगा तो भी क्या होगा, उदासीन होगा। आपके सामने ये डायग्राम है जिसको हम आप देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो अभिक्रिया होगी, नेक्स्ट जो अभिक्रिया होती है हमारे पास वो हो जाएगी हमारे पास कौन सी साथियों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमने पहले भी देख चुकी है हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया को, और हम फिर से देखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन, ये क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अगर वह बस दोनों दिशाओं में चल सकती है, अर्थात जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से प्रोडक्ट उत्पाद से रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक पुनः प्राप्त हो सकते हैं, कैसी अभिक्रिया कहलाती है साथियों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 और H2, देखो N2 + H2, इससे क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, ठीक है। हैबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जैसे हम बात करते हैं तो क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अगर वह बस दोनों दिशाओं में चल सकती है, अर्थात जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक पुनः प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं तो देखो इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2NH3। जैसे इसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अमोनिया वापस प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी बात एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2 और O2, तो देखो ये इधर और ये इधर और ये इधर, तो यहाँ पर बन जाएगा H2 + HO2। तो O2 से H2 से बनाया जा सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बनाया जा सकता है H2 और O2। ये बात हो गई। फिर हम एक और देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त हो जाएगा, एथेनॉल कैसे प्राप्त होता है। तो एस्टर की बात करते हैं। एस्टर की अभिक्रिया जब H2 से करवाते हैं, जैसे CH3 COO C2H5। देखो एक बात ध्यान रखना कि जब ऐसी अभिक्रिया होती है, जैसे CH3 हो गया C11O CO C2H5 + H2, अब ये जो अभिक्रिया दोनों तरफ संपन्न होगी, कैसे होगी देखना आप। देखो ये एस्टर है, इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ते हैं इसको, कहाँ से, यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा OH, ये इधर से, हाँ यहाँ से इसको तोड़ते हैं, यहाँ से जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो होगा क्या फाइनली, देखो ये तो किस में चला जाएगा माइनस में, ये किस में चला जाएगा प्लस में, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता कैसी होती है, ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। तो होगा क्या, अब देखो ये भी बैठा है यहाँ पर, ये पावड़ा भी यहाँ पर बैठा है आराम से। अब ये रिश्तेदार क्या करता है, देखो ये रिश्तेदार टूटता है H+ में और OH- में। अब ये क्या करता है, इंतजार करता है किसका, कि कहीं ना कहीं इनमें क्या हो दरार, और हम यहाँ पर क्या करें, बीच में जाके शिफ्ट हो जाए। तो ये जैसे ही इंतजार करता है तो यहाँ पर इसमें अटैक करेगा इसके ऊपर, क्यों, यहाँ पर प्लस है, इसके पास माइनस है, इसको प्लस दिखाई दे रहा है। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये जो है ये बेचारा भोड़ा जीव, ये सोचेगा कि नेगेटिव के पास जाऊँ नहीं, क्योंकि नेगेटिव के पास कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी इसकी मजबूरी है, जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें फाइनली देखो CH3 COOH, ये बन जाएगा हमारे पास CH3 COOH, ये तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, और हमारे पास एक बन जाएगा C2H5OH, ये तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड होगा, और ये एथेनॉल हो जाता है हमारे पास, एथेनॉल, देखो एथेनॉल। आ गई बात कुछ समझ में। तो ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया थी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के मुख्य बिंदु कुछ होते हैं जिनको भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, आप नोट करना साथ के साथ कि उत्क्रमणीय अब देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के कुछ प्रकार, ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इनके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं बिंदु यानी कि पॉइंट, जिनका हमें मालूम होना चाहिए। देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो हमारे पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होगा, जब अभिकारक
वह उत्पाद के मध्य क्या होगा, दो अर्धतीर या दो छोटे कोष्ठक बने होते हैं। 2018 में CDS का एग्ज़ाम लगा था डिफेंस का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि अपन को तो यही मालूम है कि इनके मध्य क्या लगाते हैं, दो हाफ तीर लगाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इनको दो छोटे कोष्ठकों के द्वारा भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। देखो एक तो ऐसे दर्शाते हैं इसको दो हाफ तीरों के द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसे दर्शाते हैं इसको, जैसे ए हमारे पास रिएक्टेंट हो गया और बी हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो इन दोनों के मध्य क्या लगा देते हैं, दो छोटे कोष्ठक लगा देते हैं, ठीक है, ये कोष्ठक लगा देते हैं। तो ऐसी क्या होगी, इनकी जो मुख्य बिंदु में बात करते हैं कि इस अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद के मध्य दो अर्धतीर या दो छोटे क्या होते हैं, कोष्ठक लगे होते हैं, जिनको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात यह देखते हैं कि यह एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता कभी शून्य नहीं हो सकती। ये एकमात्र क्या होगी, रिएक्शन होगी जिसमें अभिकारकों की सांद्रता कभी शून्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास अभिकारक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इससे ये और इससे ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह एकमात्र ऐसी रिएक्शन है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता कभी शून्य नहीं होती, एक बात। दूसरी बात हो गई, फिर देखो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हम रासायनिक परिवर्तन का क्या होती है, अपवाद होती है। यह जो अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक परिवर्तन का क्या होती है, अपवाद होती है। क्योंकि देखो ना तो इसमें उत्पाद बनता है, ना इसमें सही तरीके से प्रोडक्ट बनता है, तो अपने आप क्या हो जाएगी, अपवाद हो जाएगी, एक्सेप्शन हो जाती है कि यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक परिवर्तन का क्या होती है, अपवाद होती है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अपवाद इसलिए होती है क्योंकि देखो ये ना तो पूरी तरीके से प्रोडक्ट में चेंज होता है और ना ही पूरी तरीके से रिएक्टेंट में चेंज हो पाता है किस अभिक्रिया में, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया एवं जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसकी क्या होते हैं, अपवाद होती है। अब फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या देखते हैं, इसके बाद हम उत्क्रमणीय हो गई, फिर हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी साथ ही साथ देख लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो साथियों इसमें क्या होता है, देखो अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है वो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसकी क्या होती है, उल्टी होती है, यानी कि विपरीत होती है। कैसे होती है कि देखो हमने वहाँ पर देखा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होता है और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त हो जाता है, ये किसकी बात की थी, हमने बात की थी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, लेकिन हम बात कर रहे हैं अनुत्क्रमणीय की अभिक्रिया की। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता क्या है साथियों, इसमें यह होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त होता है किंतु उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं बनाता, यानी कि नहीं बदलता उसमें किसमें, अभिकारक में। तो ये जो अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अगर आप नोट करते हो तो ऐसे करिएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होता है किंतु उत्पाद पुनः अभिकारक नहीं बनाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। यह जो अभिक्रिया होती है अग्र दिशा होती है। अग्र दिशा का मतलब एक दिशा में ही होती है। देखो एक दिशा का मतलब ये होगा कि यह अभिक्रिया पीछे की ओर नहीं जाती, वहाँ पर अनुत्क्रमणीय इस तरफ भी थी, इस तरफ भी जा रही थी, लेकिन ये जो अभिक्रिया होती है एक दिशीय होती है, एक दिशा में ही चलती है, एक दिशीय होती है। और एक दिशीय का मतलब आप समझ रहे हो कि एक दिशा में आगे की ओर चलती है। कहने का मतलब ये कि दूध से दही का बनना, ईंधन का जलना। देखो दूध से दही का बनना और दूध से दही का बनना हो गया और ईंधन का जलना। दूध से दही बन गया, ईंधन जल गया, तो क्या वो प्रक्रिया दोबारा संपन्न हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय की अभिक्रिया जो होती है एक दिशीय होती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दूध से दही का बनना हो जाएगा, ईंधन का जलना हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण इसके सामने देखे जाते हैं। फिर देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड AgCl2 की बात करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड की जैसे ही बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्रेट से करवाने पर सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, संवेद अवक्षेप प्राप्त होता है। संवेद देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, AgCl हो गया हमारे पास, इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, सोडियम नाइट्रेट से NaNO3 से करवाएंगे। देखो अब इसकी अभिक्रिया अगर बात करवाते हैं कि सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड से करवाएंगे तो होगा क्या, फाइनली NaCl तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन AgNO3 क्या हो जाएगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का संवेद क्या होता है, हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये अवक्षेप जो होता है हमें इसको हमें याद रखना होगा क्योंकि
Na3, तो ये क्या हो जाएगा अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा, अभिक्रिया में क्या हो जाएगा सवेत अवक्षेप के रूप में क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर NaCl जो होगा इसके साथ सह उत्पाद के रूप में साइड में निकल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई किसकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लेकिन हम इससे ये प्राप्त वापस नहीं कर सकते। मेरा जो ये अभिक्रिया समझाने का मोटो था वो यही था कि हम अगर बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया जब सिल्वर क्लोराइड से करवाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का जो अवक्षेप सवेत अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसको हम वापस NaNO3 में चेंज नहीं कर सकते, मतलब बदल नहीं सकते। तो ये प्रक्रिया क्या होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर शामिल की जाती है। ये बात हो गई किसकी। अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है फाइनली देखो, जैसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ऐसी देखो, इसमें जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम सक्रिय पदार्थ का स्थान अधिक सक्रिय जो पदार्थ होता है वो लेता है। विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्थान परिवर्तन करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके जाना। जैसे कोई ताकतवर इंसान होता है वो कमजोर इंसान को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, यानी कि उसको क्या कर देता है साइड में कर देता है, और उसका जो स्थान होता है वो खुद जो ताकतवर इंसान होता है वो ले लेता है। तो हम इसको हम देखेंगे। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है साथियों, इसमें होता ये है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम सक्रिय पदार्थ का स्थान अधिक सक्रिय पदार्थ ले लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि बात करते हैं हमारे पास एक सारणी होती है जिसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, यानी कि नेक्स्ट क्लास में सारणी को हम याद कर लेंगे। वैसे तो मैं बोल देता हूँ कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ये इसकी ट्रिक है। लेकिन इसको हम अभी याद नहीं करेंगे, अपन इसको ऐसे ही याद करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि कॉपर जो सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के नीले विलेन में जिंक छड़ डालने से क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट के नीले विलेन में जिंक सल्फेट की छड़ डालने से कुछ समय पश्चात जिंक छड़ का रंग नीला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ZnSO4 का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। तो देखो मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव, देखो हम बात करते हैं ये जो कैल्शियम होता है ये किससे अधिक रिएक्टिव होता है, ये आयरन से क्या होता है अधिक। अब देखो ये तो जो होगा ये मोर रिएक्टिव होगा, लेकिन ये आयरन होता है ये क्या होता है लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो ये मोर रिएक्टिव होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। तो इससे होगा क्या फाइनली ये होगा कि ये इसका स्थान अपने आप ले लेगा, मतलब ये कैल्शियम का स्थान आयरन का स्थान कौन ले लेगा, ये लेगा कैल्शियम क्लोराइड, अपने आप में निर्माण हो जाएगा। देखो Cl2 प्लस आयरन, कहने का मतलब ये होगा कि ये लेस रिएक्टिव था तो इसका स्थान ले लेगा कोई, ये कैल्शियम मोर रिएक्टिव पदार्थ होता है जो इसका स्थान ले लेंगे, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और जो आयरन होगा वो बाहर निकल जाएगा। ये बात हो गई किसकी। अब देखो इसमें एक और देख लेते हैं, जिसमें कैल्शियम होता है हमारे पास और मैग्नीशियम 2+ अवस्था में होता है। ये कैल्शियम हो गया प्लस ये Mg में हो गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे इधर ये जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम के ऊपर +2 हो जाएगा, और मैग्नीशियम ऐसे कैसे आ जाएगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें चेंज करने में कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, आपको आना चाहिए। तो ये हमारे पास कैसी प्रक्रिया हो गई विस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें क्या किया जाता है, कम सक्रिय पदार्थ अधिक सक्रिय पदार्थ का स्थान ले लेता है, जिसे क्या बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई विस्थापन अभिक्रिया की। तो साथियों देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो यहीं से स्टार्ट होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो में आपको मतलब जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो भी आपको वीडियो चाहिए पढ़ना हो, जो भी टॉपिक आप बता सकते हो। और धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।